Hello students. Today we will discuss a new topic, that is Huygens wave theory. On last turn we have studied about nature of light and wave front. Today we proceed towards a new topic, दैट इज हाइगेंस वेव थ्योरी। आज के लेक्चर में हम हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइगेंस वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस इन 1678। हाइगेंस वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस in 1678. Okay. According to Huygens, what was the consideration of Huygens? Huygens suggested that light travels in the form of wave. Okay, according to Huygens ने क्या कहा स्टूडेंट? Huygens told that light travels in the form of waves. Okay, these waves after emerging from a light source travel in all direction. इन्होंने ये कहा कि किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट जनरेट होती है वो वेव के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में मोशन करती है। ठीक है, और किसी लाइट सोर्स से, मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, इससे जो भी लाइट रेज जनरेट हो रही है, ये लाइट रे क्या होती हैं? वेव्स के फॉर्म में ऑल डायरेक्शन में चलती हैं, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं। Means it was the consideration of Huygens that the light travels in the form of waves. These light waves means when light waves emerge from a light source, then it travel in all direction. किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट वेव के फॉर्म में जनरेट होती है तो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देती है, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक, अब क्या हुआ, आगे उन्होंने क्या कंसीडर किया? सिंस मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव के प्रोपोगेशन के लिए, वेव के चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मीडियम के रूप में हाइगेंस ने एक लिमिनिफेरस ईथर माना, ऑल प्रिवेडिंग मीडियम लिमिनिफेरस ईथर को कंसिडर किया। देखिए अभी तक हमने क्या बताया, हाइगेंस ने 1678 में हाइगेंस वेव थ्योरी प्रपोज्ड किया। हाइगेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, क्या? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दीज लाइट वेव्स आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ए लाइट सोर्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। सिंस मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सो हाइगेंस कंसिडर्ड ऑल प्रिवेडिंग मीडियम, दैट इज लिमिनिफेरस ईथर, एंड इट वॉज एज्यूम्ड दैट इट इज वेटलेस। जो लिमिनिफेरस ईथर को मीडियम के रूप में कंसिडर किया, इन्होंने बताया कि ये क्या होता है? वेटलेस होता है, और क्या? कैन पेंट्रेट थ्रू मैटर, ये मैटर से पास कर सकता है, सभी मैटर से। ठीक है, और आगे इन्होंने एज्यूम किया कि इस मीडियम में क्या होते हैं? ऑल नेसेसरी कंडीशन होते हैं जो किसी वेव के प्रोपोगेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर लाइट को लिया जाए तो उन्होंने देखा लाइट क्या होता है? बहुत वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अगर स्पीड ज़्यादा है तो उन्होंने ये माना कि जो लिमिनिफेरस ईथर का डेंसिटी होता है काफ़ी स्मॉल होता है, और जो इलास्टिसिटी होगा
वो क्या होगा, काफी लार्ज होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां से वेव स्पीड इन ए मीडियम, वेव स्पीड इन ए मीडियम, जब उन्होंने देखा वेव स्पीड इन अ मीडियम, यहां लिख देते हैं वेव स्पीड इन अ मीडियम इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी अगर डेंसिटी वेरी स्मॉल है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो पूरा कंसिडरेशन एक बार और समझ लीजिए स्टूडेंट। हाइगेंस वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हाइगेंस इन 1678। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, light travels in the form of waves, and these light waves after emerging from a light source travel in all direction. Since medium is required for the propagation of these waves, so Huygens assumed all pervading medium, that is luminiferous ether, and he assumed that this luminiferous ether is a medium that is weightless and can penetrate through matter. ये जो luminiferous ether है, ये क्या होता है, ऐसा मीडियम है जो वेटलेस है और क्या होगा, सभी मैटर को पेंट्रेट कर सकता है, सभी मैटर से पास कर सकता है। इसके बाद उन्होंने क्या कंसीडर किया, इसके बाद उन्होंने ये भी कंसीडर किया कि इसका जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसका डेंसिटी काफ़ी स्मॉल होगा। क्यों, लाइट जब ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वेव स्पीड इन ए मीडियम, चूंकि वेव क्या होता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो वेव स्पीड इन ए मीडियम क्या होगा, मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, डेंसिटी कम होगा और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड अधिक होने, लाइट की स्पीड अधिक होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिक वैल्यू कब मिलेगी, जब डेंसिटी बहुत स्मॉल होगा और इलास्टिसिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये था हाइगेंस वेव थ्योरी, यानी हाइगेंस का मानना ये था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है वो वेव के फॉर्म में होता है। बात समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, इसको हम डिस्कस करें। चलिए ध्यान दीजिए, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। स्टूडेंट्स, हाइगेंस हैज गिवन सम एज्यूम्शन। हाइगेंस ने क्या किया, सेकेंडरी वेवलेट्स का एक प्रिंसिपल बनाया और इस प्रिंसिपल में उन्होंने कुछ अपने एज्यूम्शन दिए हैं और उसके बेसिस पे हम क्या किए हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को डिफाइन किए हैं, यानी प्रूव करके दिखा दिए हैं। वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब क्या हुआ, एक्सप्लेन किया जा सका। मीन्स हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स was given by Huygens, and this principle consists of some assumption which are as follows। क्या है, पहला assumption उनका था Huygens प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स में उन्होंने पहला assumption माना कि when, देखिए उन्होंने पहला assumption में यही माना when a wave is produced, when a wave is, देखिए डिस्क्राइब कर दे, when a wave is produced in a medium, then all the particles in the medium vibrate, then the
locus of the particles which vibrate in the same phase is known as wave front। यानी उन्होंने क्या कहा, उनका यही कंसिडरेशन था कि अगर किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस होती है तो वेव प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और अगर मीडियम में एक ऐसा हम सरफेस ड्रा कर लें जिसमें प्रेजेंट सभी मीडियम पार्टिकल सेम फेज में हैं, तो उस सरफेस को हम वेव फ्रंट का नाम देंगे। ठीक है, ये है when a wave is produced, when a wave is produced in a medium, then all the medium particles, then ऐसा लिख सकते हैं, then all the particles in the medium vibrate। ओके, हमने ये लिखा, when a wave is produced in a medium then all the particles in the medium vibrate। the locus of particles which vibrate in same phase, is known as wave front। इसको हम अनदर वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। वही डिफिनीशन जो वेव फ्रंट का हमने बताया था, एक तरह से मान लीजिए पहला एज्यूम्पशन वही है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या है, पहले एज्यूम्पशन में यही कहा कि व्हेन अ वेव इज प्रोड्यूस इन अ मीडियम देन ऑल द पार्टिकल्स इन द मीडियम क्या होगा, वाइब्रेट। द लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच वाइब्रेट इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। यानी जब भी कोई वेव प्रोड्यूस होती है और तो क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल आसपास में क्या होंगे, सब वाइब्रेशन में होंगे। और अगर हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करें इसमें प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी एक ही साथ उनकी मैक्सिमा और मिनिमा मिल रही है, तो इस सरफेस को ही हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, पहला हो गया, पहला एज्यूम्पशन हो गया। इसके बाद हम दूसरा एज्यूम्पशन क्या करेंगे कि क्या होगा, सेकेंडरी। देखिए किसी वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट्स होता है, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा एज्यूम्पशन है क्या, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट act as secondary source of लाइट। देखिए हमने क्या बताया है, ध्यान से पहले समझ लीजिए। दूसरा एज्यूम्पशन ये क्या है कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वेव का वर्क करता है। ठीक है, और इनसे जो लाइट वेव जनरेट होती हैं, यानी फ्रॉम विच लाइट वेव क्या होंगे, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ओरिजिनेट इन ऑल डायरेक्शन। तो वहां से जो ओरिजिनेट होंगी लाइट वेव, उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एज्यूम्पशन में हमने यही बोला कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट वेव्स, लाइट सोर्स ऑफ लाइट वेव्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वेव्स। अब यहां से इसके आगे का पोर्शन देखिए क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस
spherical waves which produces spherical waves. और क्या होंगे spherical waves? These waves are called secondary wavelets. Secondary wavelets, ठीक है। दूसरे एज्यूम्पशन में ध्यान दीजिए, हम सपोज कर लें कि जैसे मान लीजिए एक प्लेन वेव फ्रंट हम लेते हैं। प्लेन वेव फ्रंट में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, ऐसे बना देते हैं। ये प्लेन वेव फ्रंट है, यहां से ऐसे हमने 2-3 प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है। ये प्लेन वेव है। देखिए यहां ये एक वेव फ्रंट है ना, इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं एक लाइट सोर्स का काम ये भी करेंगे, लाइट वेव्स का। यहां से भी लाइट वेव जनरेट होंगी। किसी वेव फ्रंट पे जो मौजूद पार्टिकल होते हैं, जब वे लाइट सोर्स का वर्क करते हैं तो यहां से जो लाइट वेव जनरेट होती हैं उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये था सेकेंड एज्यूम्पशन। अब क्या करेंगे, थर्ड एज्यूम्पशन क्या होगा? थर्ड एज्यूम्पशन देख लीजिए। थर्ड एज्यूम्पशन, 2 एज्यूम्पशन हमने बता दिया, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड एज्यूम्पशन हो गया। थर्ड एज्यूम्पशन देखिए। थर्ड में at any instant the envelope drawn on secondary wavelets represents the position of new wave front at that instant. थर्ड एज्यूम्पशन में हमने क्या लिखा स्टूडेंट? At any instant the envelope drawn on secondary wavelets represent the position of new wave front at that instant, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, मान लीजिए S एक लाइट सोर्स है, ठीक है। इससे लाइट वेव क्या होंगे, ऑल डायरेक्शन में ऐसे ओरिजिनेट होंगी, मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगी, ठीक है। अब कुछ दूर पर हम क्या करेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट एक मान लिया हमने, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ए बी कंसिडर कर लिया। अब इस पे कुछ मीडियम पार्टिकल्स हमने ले लिया। ईच मीडियम पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो सेम होगा, यानी वेव फ्रंट पे जितने भी मीडियम पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में होंगे, सेम वेलोसिटी होती है सबकी, ठीक है। अब मान लीजिए मीडियम ये पार्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, ये किसी इंस्टेंट पे एक क्या है, वेव फ्रंट ए बी है, जो यस से लाइट वेव ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पे बना हुआ है। एक वेव फ्रंट ए बी हो गया, ठीक। इस वेव फ्रंट पे प्रेजेंट ईच पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेगा आगे की तरफ। तो कंसीडर कर लीजिए कि ईच पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v है, यानी स्मॉल v वेलोसिटी से ये आगे ट्रेवल कर रहा है। टी टाइम इंटरवल में क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर करेंगे ये पार्टिकल, v मल्टीप्लाई टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, v मल्टीप्लाई टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो क्या होंगे, अगर v मल्टीप्लाई यहाँ ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा v, ये भी, यानी ये चारों पार्टिकल जिसका हमने कंसिडरेशन किया है सभी सेम डिस्टेंस v इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक। अब इतने डिस्टेंस का हम रेडियस लेकर के अगर स्फीयर ड्रा करें क्या मिलेगा, इस तरीके से एक स्फीयर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, यानी पार्टिकल को सेंटर मान करके हमने स्फीयर ड्रा किया। फिर इस पे हम टेंजेंट लाइन ड्रा करके इनवेलप फाइंड आउट किए, तो ये मिला और एक पीछे की तरफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए यह जो a डैश b डैश इनवेलप मिला और यहाँ पे a डबल डैश
बी डबल डैश इनवेलप मिला। ए डैश बी डैश इनवेलप क्या होगा, आफ्टर टाइम इंटरवल टी इस वेव फ्रंट ए बी का नया पोजीशन ऑब्टेन होगा, यानी ये वेव फ्रंट अब क्या होगा, ए डैश बी डैश नए पोजीशन में बन जाएगा। अब क्या होगा, अगर हम और ज्यादा दूर जाएं, अधिक डिस्टेंस पे जाएं, तो यही वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो प्लेन वेव फ्रंट अगर ये ए बी प्लेन वेव फ्रंट की तरह हो गया, तो यहाँ पे हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं और वही काम, जो काम हमने यहाँ किया है वही काम हम यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे हमने वैसे पार्टिकल को सेंटर मान करके हमने क्या किया, वीटी रेडियस का स्फीयर ड्रा कर लिया, इस तरीके से स्फीयर ड्रा कर लिया। तो स्फीयर ड्रा करेंगे क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक इनवेलप, यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन के ऐसे ड्रा करके एक इनवेलप फाइंड आउट किया, इधर भी एक इनवेलप, यहाँ पे ए डैश बी डैश मिल गया, यहाँ पे भी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या बताया, हाइगेंस का थर्ड प्रिंसिपल जो कह रहा है, थर्ड एजम्पशन कह रहा है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का, कि एट एनी इंस्टेंट द इनवेलप ड्रॉन ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, यानी उस इंस्टेंट पे क्या होगा, उसी वेव फ्रंट का नया पोजीशन यानी नया वेव फ्रंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक, देखिए यह एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट वेव ट्रेवल किए, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने वेव फ्रंट ए बी कंसीडर किया, इस पर कई पार्टिकल्स हमने लिया, इन पार्टिकल्स का मोमेंट क्या का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। हमने सपोज कर लिया स्मॉल v वेलोसिटी से सभी का मूवमेंट हो रहा है, तो आफ्टर टाइम इंटरवल t में ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है v मल्टीप्लाई t, तो v मल्टीप्लाई t डिस्टेंस कवर किए हैं, तो v मल्टीप्लाई t डिस्टेंस का रेडियस लेके और इन पार्टिकल को सेंटर मान करके जब हम स्फीयर खींचते हैं, फिर इस पे इनवेलप फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, तो इनवेलप ए डैश बी डैश क्या होगा, इसी वेव फ्रंट ए बी का आफ्टर टाइम टी क्या होगा, नया पोजीशन बताएगा, नया पोजीशन मिलेगा, यानी एक नया वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगा, यानी वेव फ्रंट यहां से आकर के यहां बढ़ गया। और जो पीछे वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश जो बैक है, इसको हाइगेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी इसको नहीं डिफाइन किया, यानी ए एक्सेप्टेबल नहीं लिया। इसी तरीके से प्लेन वेव फ्रंट में क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस हमने यहां दिखाया प्लेन वेव फ्रंट के केस में। तो ए बी वेव फ्रंट का आफ्टर टाइम टी क्या होगा, नया पोजीशन ए डैश बी डैश यहां पे मिल जाएगा। ये था थर्ड एज्यूम्पशन ऑफ सेकेंडरी, थर्ड एज्यूम्पशन था हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का। ठीक है, तो ये हाइगेंस प्रिंसिपल के जो तीनों एज्यूम्पशन है हमने बता दिया, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में पूछता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक पॉइंट्स और है, इसको भी हम डिस्क्राइब कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिस्क्राइब करते हैं इसको भी। अगला पॉइंट है क्या, इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, इफेक्ट ऑन wavelength of light in going from one medium to another medium। ठीक है, ये अगला एक पॉइंट है, इसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट इट्स वेवलेंथ विल बी चेंज्ड, यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट इट्स वेवलेंथ चेंजेस। ठीक है, अब हम कंसीडर कर सकते हैं कि क्या होगा, एक मीडियम हम वाटर लेते हैं, इफ स्मॉल v with the speed of light, if small b be the speed with the speed and lambda w be the frequency of light in water,
वाटर में क्या होगा ये, देन क्या हो जाएगा, देन स्टूडेंट वी कैन राइट द फॉर्मूला V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा W, वेयर क्या होगा, वेयर न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये है ठीक। अब क्या होगा, पहला मीडियम हमने वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर ले लिया, इसके बाद क्या है, ये लाइट वेव जो भी है ये वाटर से क्या हो जा रही है, वाटर से ये एयर में जा रही है, ठीक है, एयर में गई, ये एयर हो गया, ये वाटर था, ठीक है। जब वाटर से एयर में जाएगी क्या होगा, इफ क्या होगा, लाइट गोज फ्रॉम, light goes in air from water, sorry, if light goes in air from water, then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, then C is equal to न्यू लैम्डा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे C क्या है, वेयर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और लैम्डा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 या 2/1 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट क्या हो जाएगा, C अपॉन V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा अपॉन न्यू लैम्डा W, न्यू से न्यू कैंसिल, C अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा W, इसको इक्वेशन थर्ड। बट वी नो दैट क्या स्टूडेंट, NW जो होगा वो क्या होगा, C अपॉन V के इक्विवेलेंट होगा, देयरफॉर क्या, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट क्या मिल जाएगा, 3 और 4 से NW इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा W। अब लैम्डा W की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लैम्डा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन NW, तो यहां से क्या हो गया, ये फॉर्मूला मिल गया, और नाउ क्या होगा, देयरफॉर इट इज क्लियर क्या, लैम्डा W लेस देन लैम्डा, ठीक है, यानी वाटर में जो लाइट का वेवलेंथ है वो एयर में वेवलेंथ से क्या है, स्मॉलर है। इट मीन्स अगर लाइट क्या होगा, वाटर से एयर में जाएगी तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर एयर से वाटर में जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब यह है, इफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट्स वेवलेंथ विल बी इंक्रीज्ड, एंड इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट्स वेवलेंथ विल बी डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर में हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और इफेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।